नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस पर। आज के इस वीडियो में हम 9 अगस्त 2023 के शिफ्ट 4 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 24 है। और इसके अलावा देखिए 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी। इसका रीज़न ये था, स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो इसलिए जो है 2-3 दिन से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था। बाकी ठीक है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि रोज़ाना एक वीडियो अपलोड की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC में P और Q क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। R रेखाखंड PQ पर इस प्रकार है कि PR अनुपात RQ बराबर 1:3 है। यदि PR बराबर 6 सेंटीमीटर तो BC का मान कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है AB और C, ठीक है। और इसके अंदर मध्य बिंदु दे रखे हैं। ये AB भुजा का मध्य बिंदु P है और AC भुजा का मध्य बिंदु Q है, यानी कि इसको 1:1 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर P और Q को आपस में मिलाते हैं तो ये आपके पास PQ रेखा बनेगी। और इस PQ भुजा पर एक बिंदु आपको दे रखा है, यहाँ पर R है, ठीक है। एक बिंदु R दे रखा है, वो मान लीजिए ये है, ठीक है। और पी आर और यहाँ पर आर क्यू का रेशियो ये दे रखा है। जब आप यहाँ पर पी आर और ये आर क्यू को आपस में मिलाते हैं तो ये पूरी भुजा पी क्यू बनती है, यानी कि यहाँ पर जो है पी क्यू, यहाँ पर टोटल कितनी यूनिट की हो जाएगी, 3 और 1 4, यानी कि टोटल 4 यूनिट की हो जाएगी। और पी आर बराबर आगे आपको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 6 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौके 24 हो जाएगी, यानी कि पी क्यू आपके पास 24 सेंटीमीटर की आ चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये इस वाली भुजा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ए बी भुजा, पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की हो जाएगी, 1 1, ठीक है। और ए सी भुजा भी आपके पास पूरी 2 यूनिट की हो जाएगी, 1 और 1, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब ये आपके पास जो है ये दो समान अनुपात में, यानी कि दो भुजाओं की, त्रिभुज की दो भुजाओं को ये पी क्यू भुजा जो है समान अनुपात में बांट रही है। जब ये समान अनुपात में बांट रही है तो एक थ्योरम होती है बीपीटी थ्योरम, ठीक है। उस थ्योरम का विलोम एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम कहती है कि यहाँ पर अगर ये पी क्यू भुजा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो ये तीसरी भुजा के क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी कि पी क्यू जो है ये पैरेलल होगी, यानी कि समांतर होगी BC के। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए पी क्यू, ये पूरी भुजा ABC के, ये ट्रायंगल बन रहा है APQ, ये पूरे ट्रायंगल ABC के क्या होगा, समरूप होगा। जब ये समरूप होगा इसके, तो यहाँ पर जो है ये इन भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर इसका पूरी भुजा AB के साथ अनुपात 1:2 है, तो ये भी आपके पास 1 यूनिट होगी पूरी भुजा PQ, और ये आपके पास BC भुजा जो है 2 यूनिट होगी, ठीक है। लेकिन PQ बराबर हमने कैलकुलेट किया था, कितना किया था, 24 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट बराबर 24 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए व्यंजक का मान कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर 5/2 होगा और ये 8 7 15/8 बनेगा, और गुणा में चेंज करेंगे तो पलट जाएगी, यानी कि यहाँ पर 8/15 हो जाएगा, यानी कि 2 बार 2 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 3 बार, यानी कि 4/3 आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब अगली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 3 33 और 2 35/3, और ऑफ का मतलब होता है गुणा 1/8, ठीक है। तो 35/24 बन जाएगा, 35/24 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, इसके साथ अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 9 8 72 3 75/8, और इसको गुणा में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 24/35 हो जाएगी। अब यहाँ पर 8 3 का 24 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे 7 हो जाएगा। 45/7 आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, और इस ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास ये आई थी। अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है इस गुणा को चेंज करेंगे, ये भाग को चेंज करेंगे गुणा में, तो ये आपके पास जो बनेगा ये क्या बनेगा, यानी कि 4/3, और इनटू में ये वैल्यू पलट जाएगी, 7/45 हो जाएगा, 700 के 28 होगा बट्टे 135 हो जाएगा, 45 का 3 गुना। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड 40 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब भी वे मिलते हैं ए की चाल दोगुनी हो जाती है और बी की चाल जो है आधी हो जाती है। तो प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। तो यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर जो है ए मान लीजिए यहाँ पर इस साइड दौड़ना शुरू करता है 10 की स्पीड से। बी दे रखा है यहाँ पर इस साइड दौड़ना, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं 20, ये 40 की स्पीड से दौड़ रहा है, 40 की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड देखिए विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, तो ये आपके पास इनको प्लस करके जो है इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और यहाँ पर ये 400 मीटर का ये ट्रैक था। अब यहाँ पर जो है 400 में अगर आप भाग लगाएंगे इनकी रिलेटिव स्पीड का यानी कि 50 का, तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा इनका पहली बार मिलने का। और जैसे ये मिल जाते हैं तो यहाँ पर ए की स्पीड कितनी हो जाती है, बी की स्पीड ये बी की स्पीड आधी हो जाती है यानी कि 20 हो जाएगी। और ए की स्पीड क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है यानी कि 10 का 2 गुना, ये भी 20 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इनको तीसरी बार मिलने का टाइम कितना लगेगा, तीसरी बार मिलने में 400 बटे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 20 + 20 यानी कि 40। तो 40 से डिवाइड करेंगे, इतने सेकंड का टाइम लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर दूसरी बार मिल जाते हैं। ठीक है, ये पहली बार मिले थे, ये दूसरी बार यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये इनके द्वारा लिया गया टाइम हो गया। अब यहाँ पर तीसरी बार, अब देखिए यहाँ पर ए की स्पीड यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसकी ए की स्पीड 2 गुना यानी कि 40 हो जाएगी। और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, बी की स्पीड आधी, बी की स्पीड हो जाएगी आधी यानी कि 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 40 10 फिर से हो गई यानी कि रिलेटिव स्पीड 50 की। तो यहाँ पर ये 400 मीटर का ट्रैक है। तीसरी बार मिलने में इनको टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए यहाँ पर ये तीसरी बार मिल जाते हैं, तो 10 और प्लस 40 करेंगे, 50 का डिवाइड करेंगे, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 8 ये और 10 ये और 8 ये यानी कि टोटल 26 सेकंड का जो है यहाँ पर टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, जो कि केंद्र के विपरीत दिशाओं पर स्थित है। यदि छोटी जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो है वो कैलकुलेट करके बतानी। एक सर्किल बना लेते हैं, ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, और इसके यहाँ पर जो है एक छोटी जीवा दे रखी है और एक बड़ी जीवा दे रखी है। ये मान लीजिए बड़ी जीवा है और ये मान लीजिए इसकी छोटी जीवा है। छोटी जीवा की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। जब आप केंद्र से यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि यहाँ पर ये 5 5 में बांट देगा, ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। और ये आपको दे रखी है यहाँ पर ये डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 12 दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर अगर इसको इससे मिलाएं तो ये आपके पास इस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। यानी कि इस बिंदु को अगर केंद्र से मिलाएं तो ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी। और त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ट्रिपलेट से 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये इस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर इस केंद्र को यहाँ पर इस बिंदु को केंद्र से मिलाएं तो ये भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी। लेकिन त्रिज्या तो आपके पास आ चुकी है 13, तो यहाँ पर भी 13 रखिए। और अगर आप यहाँ पर इसको मिलाते हैं केंद्र से तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दूरी होगी। और ये भी इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगी यानी कि 12 और 12 में बांट देगी। तो यहाँ पर ये बतानी है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट फिर से बनता है, तो ये 5 हो जाएगी। यहाँ से लेकर केंद्र तक ये 5 आ चुके हैं। और ये इस केंद्र से लेकर इस जीवा तक ये आपको 12 दे रखी थी, 5 + 12 करेंगे तो ये टोटल आपके पास दूरी आ जाएगी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, यानी कि 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, 3 व्यक्ति ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो साथ साथ लिखते जाइए, ए + बी + सी जो है ये 9 दिन में काम कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। और यहाँ पर जो है बी अकेले उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, भाई तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये 90 होगा, यानी कि 10 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी मिलाकर, और यहाँ पर 5 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 3 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्षमताएं आपके पास इनकी आ चुकी है। ए की क्षमता यहाँ पर कितनी है, ये 5 यूनिट है, और बी की क्षमता 3 यूनिट है, तो इसकी कितनी होनी पड़ेगी, 2 यूनिट होनी पड़ेगी, तभी इन तीनों की मिलाकर जो है टोटल 10 होगी। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है, टोटल 90 यूनिट का काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो 45 दिन का जो है ये टाइम लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सनग्लास का अंकित मूल्य जो है 1350 है। एक निश्चित छूट देने के बाद इसे 1188 में बेचा जाता है, छूट की दर बतानी है। तो देख लीजिए कितने कम में बेचा जा रहा है, यानी कि 12 और 150, 162 कम में बेचा जा रहा है, 162 कम में बेचा जा रहा है, 1350 पर गुणा कर देते हैं 100 से। अब इसको काट के सोल्व कर लीजिए, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो ये 0 से ये 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, और 27 का 6 गुना होता है यहाँ पर 162, 27 के 162 होता है। ठीक है, 6 दूनी का 12% आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति
अपने वेतन का 12% किराने के सामान पर, 8% दवाओं पर और 20% बच्चों की स्कूल फीस पर खर्च करता है और उसके पास 36,000 की राशि शेष बचती है, तो उसका वेतन बताना। भाई टोटल 100 इनकम मान लीजिए, ठीक है। 100 का इसने खर्च कर दिया कितना, यहाँ पर ये 20 हो जाएगा और 20% यानी कि 40%, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया उनका 40, ये इनकम हो गई। तो सेविंग कितनी बची, सेविंग बची यहाँ पर 60 यूनिट की। इसी सेविंग की वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 36,000, यानी कि 60 की वैल्यू दे रखी 36,000, कितना गुना दे रखे, 600 गुना दे रखी है। आपको ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इनकम कितनी हो जाएगी, ये 100 ना होकर ये भी 600 गुना हो जाएगी, यानी कि 60,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, तो इस गोले का आयतन बताना। 4/3 पाई आर क्यूब कैलकुलेट करना। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, देखिए यहाँ पर ये आपके पास व्यास है तो आर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 7 रखेंगे, इंटू में 7, इंटू में 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 7 49 हो जाएगा। ऊपर यूनिट डिजिट देख लीजिए, 9 दूनी का 18, 800 आपके पास है, 1 सेकेंड, 4/3, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब होती है, ठीक है। तो ये 9 दूनी का 18 हो जाएगा और 800 के 32 हो जाएगा। यूनिट डिजिट आपके पास अंश में कितना आएगा, 2 आएगा और बट्टे में 3 आएगा। अब ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऊपर अंश में यूनिट डिजिट किसके अंदर बन रहा है, 2, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5, ऊपर अंश में यूनिट डिजिट 5 बन रहा है और बट्टे में 3, आंसर नहीं होगा। 7 त्रिका 21 और 1 22, अंश में यूनिट डिजिट जो है वो आपके पास 2 बन रहा है, बट्टे 3, तो ये आपके पास आंसर हो सकता है, ठीक है। 5 त्रिका 15 1 16, अंश में यूनिट डिजिट 6 बनेगा और बट्टे में 3, आंसर ये भी नहीं होगा। ये 3 त्रिका 9 और 1 10, अंश में यूनिट डिजिट आपके पास आएगा 0 और बट्टे में 3, आंसर ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका चतुर्थ समानुपाती आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये x मान लीजिए, जब आप इनका और इनका रेशियो बनाएंगे, यानी कि 3√5 का 5√8 के साथ रेशियो बनाएंगे, ये बराबर होगा 3√10 का x के साथ, ठीक है। ये बता रखा है मैंने, 3 से 3 कट जाएगा और √5 से ये काटेंगे तो √2 बचेगा। भाई इसको √2 इंटू में √5 लिख सकते हैं, तो ये √2 बच गया, ठीक है। अब ऊपर 1 बच गया, तिरछा गुणा करा दीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 इंटू में √8 इंटू में √2 करेंगे तो √16 बनेगा और √16 का मतलब 4, तो 500 के 20 जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो बिंदु P और Q एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये दो बिंदु 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिधि पर स्थित हैं। वृत्त के केंद्र से जो है रेखाखंड PQ की दूरी कैलकुलेट करके बताने। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं और इस सर्किल की परिधि पर कोई दो बिंदु आपको दे रखे हैं। वो बिंदु मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला बिंदु है P और Q। इन दोनों बिंदु P और Q को अगर हम मिलाते हैं तो ये इस वृत्त की क्या बन जाती है, जीवा बन जाती है। और इसकी लंबाई आपको दे रखी है, PQ बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ पर इस केंद्र से इस जीवा पर परपेंडिकुलर खींचते तो ये इसको लंबवत काटेगा और ये इस वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये त्रिज्या आपको दे रखी है 1.7 सेंटीमीटर और ये लंबवत काटेगा तो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि डेढ़ डेढ़ में बांट देगा। 1.5 ये वाली हो जाएगी और 1.5 ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये ट्रिपलेट लग रहा है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये पॉइंट को एक बार भूल जाइए, ठीक है। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है तो ये भुजा आपके पास 8 आ जाएगी, यानी कि केंद्र से लंबवत दूरी जो है वो 8 आ जाएगी। लेकिन एक स्थान पर पॉइंट था तो 0.8 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आदमी 80 में एक वस्तु खरीदता है और उसका मूल्य 125 अंकित करता है, फिर वह उस पर 40% की छूट देता है। उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताना। 40% का मतलब 2/5, 5 पर 2 का मतलब 5 पर 2 की छूट, यानी कि 125 की वस्तु थी तो इसका 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो 25 3 75, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रय मूल्य की बात करें तो इसका 80 था और यहाँ पर 75 में ये बेची गई, तो ओवरऑल इसको यहाँ पर लॉस कितने का हुआ, 5 का लॉस हुआ। 5 का लॉस हुआ 80 पर और गुणा कर देते हैं 100 पर, ठीक है, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 16 पंचे 80, 1/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, या फिर इसको 6.25% भी लिख सकते हैं और ये लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर जो है क्रमशः 6% और 3% है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। देखिए 1 साल का कैलकुलेट कर लीजिए, 6% जन्मे
यानी कि वृद्धि हुई तो 6% प्लस में लिखेंगे। 3% मर गए यानी कि यहाँ पर मृत्यु हो गई तो यहाँ पर जो है ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि कमी हुई है। और यहाँ पर टोटल जनसंख्या जो है पहले कितनी थी, 100% थी। भाई ये अपने आप में 100% होती है तो इसमें प्लस करेंगे यहाँ पर, ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 103% बनेगा। यानी कि एक साल में ओवरऑल जनसंख्या कितनी हो गई, 103%, यानी कि 3% से बढ़ गई। तो यहाँ पर ये जो 5 लाख है इसका हम कैलकुलेट करेंगे 103%, लेकिन ये एक साल के ही है, ठीक है। 2 साल बाद कैलकुलेट करना है तो 103% एक बार और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म। अब 103 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करिए, 103 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करिए 9 हो जाएगा। 3 इंटू में 10 करिए 30, इंटू में 2 करिए 60, यानी कि 60 का 0 हासिल 6। अब 10 का स्क्वायर करिए यानी कि 100 और 6 कितना हो जाएगा 106। तो ये आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। 50 से गुणा करेंगे तो 9 पंचे 45 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 6 30 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। हालांकि लास्ट में 450 आया, ऐसे भी आप आंसर टिक कर सकते थे। a + 1/a बराबर 5 है तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। भैया अगर बराबर p है तो यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करने के लिए p का क्यूब करते हैं, -3 गुणा p कर देते हैं। तो 5 का क्यूब करना है, -3 गुणा 5 करना है। 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 आंसर। एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 25% कम माप के बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत तो बताना है। तो एक साइड कॉस्ट प्राइस लिखिए, एक साइड सेलिंग प्राइस लिखिए। 8% का लाभ यानी कि 2/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 25 की वस्तु इसने 27 में बेची। अब यहाँ पर 25% कम तोलता है यानी कि 1/4 इसके फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 4 उसे तोलना था लेकिन तोला कितना, 1 कम तोला। तो यहाँ पर जो जितना उसे तोलना होता है वो हम सेलिंग प्राइस के नीचे और जितना उसने तोला वो हम कॉस्ट प्राइस के नीचे। तो 75 ये हो जाएगा, 2700 के 108 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 और 8 यानी कि 33 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 33 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 75 पर और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ से 25 से 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा और 11 4 44% जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, tan थीटा बराबर ये है तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। तो बता सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल बना लीजिए यानी कि आपके पास समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो है ये आपके पास आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो आधार 8 हो गया, लंब 15 हो गया। ये लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा ट्रिपलेट से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर के अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि 8/17 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 1 + 8/17। अब इसको सोल्व कर देना। ऊपर अंडर के अंदर देखिए 17 में से 8 जाएगा यानी कि 9 बचेगा बटे 17 और यहाँ पर 17 और 8 कितना हो जाएगा, 17 और 8 25 हो जाएगा बटे 17। 17 से 17 कट जाएगा, 9/25 बचा यानी कि वर्गमूल लेंगे तो 3/5 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक जो है व्यंजक के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर अगर सोल्व करेंगे तो x² -3x जो है इसको -2x - x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 2/x² माइनस का 4। अब यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ पर देखिए माइनस का 2 x के गुणा में यहाँ पर माइनस का 1 है। जब -2 और -1 गुणा कराएंगे तो प्लस का 2 बनेगा, ठीक है। ये बनना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको पता होगी। अब यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे ऊपर तो x कॉमन लेंगे, x - 2 हो गया, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, x - 2 हो गया बटे में यहाँ पर x² - 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर x - 2 फिर से कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा x - 1 और यहाँ पर देखिए x a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है यानी कि x - 2 होगा एक बार तो और एक बार x + का 2 होगा। x - 2 से x - 2 कैंसिल, आंसर आपके पास आ चुका है। इसमें देखिए आपको दे रखा है, पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कोट ए इंटू में कोट बी बराबर 1 हो तो यहाँ पर ए और बी जो है ये इनका सम 90 डिग्री होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है यानी कि tan a इंटू में tan b बराबर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर यदि a + b बराबर क्या होता है 90 डिग्री, यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो ये बराबर 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी। अब यहाँ पर देखिए अगर ये a है और ये b है तो यानी कि a की वैल्यू थीटा और b की वैल्यू 2 थीटा, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए यानी कि थीटा + 2 थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो कोट 150 डिग्री होगा और कोट 150 डिग्री को आप लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री।
अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री प्लस हो रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव में होगा, और यहाँ पर 90 पर ये कोट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 60 डिग्री, और ये वाला एंगल आएगा, ठीक है, 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो -√3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकों का औसत क्या होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस तरह से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 ऊपर एक्स्ट्रा 4, यानी कि टोटल 8 हुआ, 8 इसको दे दीजिए, यानी कि 80 बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे डाटा 80 के करीब लिखे हुए हैं, ठीक है। अब 80 से ये 10 ज़्यादा बचा, 10 इसको दे दीजिए, ये 80 बन जाएगा। सारे ये चारों के चारों डाटा 80 बन चुके हैं। 80 में इसमें देखिए 5 ज़्यादा है, तो 80 एवरेज होता अगर ये 5 ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 जो है इसको भी इन 5 संख्याओं में डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 81 आपके पास एवरेज आ जाएगा। अदरवाइज जोड़ के आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 8 2 10 और 5 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी। 9 8 17 17 और 7 24 और 7 31 और 8 39 और 1 40 हो जाएगा। डिवाइड करना 5 से, तो 5 8 40, 5 1 5, आंसर आ जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए अर्थशास्त्र और गणित में प्रोफेसरों की संख्या, अंग्रेजी और सांख्यिकी में प्रोफेसरों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन इंग्लिश एंड स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे इसमें इकोनॉमिक्स में एंड मैथमेटिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में ये आपके पास लिखा हुआ है 86.4 डिग्री, और यहाँ पर मैथमेटिक्स में देखना है तो यहाँ पर ये 72.0 डिग्री। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये 150 और ये हो जाएगा 158.4 डिग्री, ठीक है, टोटल ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें इंग्लिश एंड स्टेटिस्टिक्स में, तो इंग्लिश में आपके पास ये लिखा हुआ है 50.4 डिग्री, 50.4 डिग्री, और प्लस करेंगे यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स में, यहाँ पर देखिए 43.2 डिग्री लिखा हुआ, 43.2 डिग्री, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 93.6 बनेगा, 93.6 डिग्री। ये इससे कितना ज़्यादा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये 0.4 ये और ये 6 यहाँ पर, तो ये 6.4 तो ये, और 58.4 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 64.8 डिग्री, यानी कि इतना ये इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है ये 64.8 डिग्री ज़्यादा है, किस से, 93.6 डिग्री से, और गुणा कर देते हैं 100 से। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिग्री में वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि यहाँ पर देखिए बट्टे में आएगा और डिग्री में वैल्यू रखेंगे तो वो आपस में कट जाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और इसके अलावा ये डाटा आपको यहाँ पर कटता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। 9 से ये दोनों डिविजिबल हैं, यानी कि आपके पास 9 7 63 हो जाएगा, 9 दूनी का 18, और 10 9 90 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 4 से काटेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, 8 के 32, 18 4 72 होता है, ठीक है। और ये 21 4 104 होता है, ठीक है, तो ये 21 आ जाएगा। ये सॉरी 26 4 104 होता है, तो ये 26 आ जाएगा। और इसके अलावा जो है ये आपके पास यहाँ पर 2 से कटेगा 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से कटेगा 9 आ जाएगा। ऊपर आ चुका है 900 और बट्टे आ चुका है 13, तो 13 का भाग लगाएंगे, 13 पंच 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, यानी कि भाग जाएगा 13 छक्के 78, यानी कि 6 बार भाग जाएगा। और 6 ऑप्शन में पहली बार एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इनके बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करके कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए 70 69 के बाद 70 नहीं है, 71 एक अभाज्य संख्या है, 72 नहीं है, 73 भी एक अभाज्य संख्या है, 74 नहीं है, 75 भी नहीं है, 76 भी नहीं है, और इसके बाद 77 भी नहीं है, 78 भी नहीं है, और 79 है, और इसके बाद 80 नहीं है, 81 नहीं है, और 82 भी नहीं है, और 83 एक अभाज्य संख्या है, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 भी नहीं है, और 88 नहीं है, और 89 यानी कि 89 है। 90 और 91 ये दोनों ही नहीं है, तो इनको डिवाइड कर देना 5 से, क्योंकि टोटल 5 संख्या भी ऐड करते हैं तो ये 9 1 10 हो जाएगा, 10 और ये 6 यानी कि 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, हासिल 2 आएगी। 8 8 हो जाएगा 16 और 16 7 हो जाएगा 23, 23 और 7 30 और 7 37 और 2 39 यानी कि 39।
ये आपके पास यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, 9 पंचे 45, यानी कि 79 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दिए गए 6 वर्षों के दौरान औसत सीमेंट उत्पादन कितना है ये बताना है। तो यहाँ पर ये डाटा आप क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ये देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है 35, ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 40, और ये 45, और ये 35, और ये भी 35 क्योंकि बराबर है, और यहाँ पर ये 47। इन सभी को ऐड करना है। तो देखिए 35 35 3 बार लिखा हुआ है, ऐड करेंगे तो 105, तो ये हो गया, और 145 और 150 हो जाएगा, ठीक है, और 190 हो जाएगा, और ये 47 यानी कि 237 हो जाएगा। डिवाइड कर देना इसको 6 से, क्योंकि 6 डाटा है, तो 6 त्रिका 12, ये 6 त्रिका 18 हो जाएगा, यानी कि 3 बार जा चुका है। और यहाँ पर शेष फल बचेगा 5 बचेगा, उतारेंगे 7 6 9 54, 3 बचेगा और पॉइंट लगाएंगे 5 6 30। आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर अगर आप x + 1/x कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, यानी कि 7 + का 3 √5 हो जाएगा, और प्लस में 1/7 + 3 √5 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका प्रमेयकरण कर देना, यानी कि ऊपर नीचे इसको चिन्ह चेंज करके गुणा करा देना, 7 - 3 √5 से ऊपर नीचे गुणा करा देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर ये नीचे देखिए a + b a - b लिखा हुआ है, ये 7 + 3 √5 हो जाएगा, प्लस में ऊपर हो जाएगा 7 - 3 √5, और बट्टे में a² - b², यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और -9 पंचे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 4 आएगा बट्टे में, यहाँ पर ऊपर गुणा करा दीजिए, 700 के 28 हो जाएगा, 4 त्रिका 12 √5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, -3 √5 हो जाएगा, और बट्टे में 4। इसको सोल्व करिए, आपके पास 28 और 7 हो जाएगा 35, और ये प्लस का 9 √5 बचेगा, और बट्टे में 4। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, x + 1/x की वैल्यू। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, यानी कि आपके पास 35 + 9 √5 बट्टे 4 का स्क्वायर करना, और इसमें से -2 करना। यही करते हैं, अगर आपको बराबर p दे रखा हो तो p का स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करिए, 35 का स्क्वायर ऊपर 12 25 होता है भाई, 12 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 इंटू में 5 करेंगे तो ये 405 हो जाएगा, प्लस में 2ab, यानी कि यहाँ पर 35 इंटू में 2 करेंगे तो 70, और 70 इंटू में 9 करेंगे तो 630 हो जाएगा, और √5 आ जाएगा, ठीक है, और बट्टे में 16 आ जाएगा, और ये -2 भी है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1630 बनेगा, प्लस का 630 √5 बट्टे में 16 और -2। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से 2 कॉमन लेकर नीचे काट देंगे, ठीक है, 16 से, तो यहाँ पर ये बनेगा 815 और प्लस का 315 √5 और बट्टे में ये 8 बन जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा, -2, 8 दूनी का 16, इसमें से 815 में से घटाएंगे तो ये 799 बचेगा, और प्लस 315 और √5 और बट्टे में 8। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रेखस्थ हैं, और पेड़ सुभाष और इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ सुभाष से 7.5 मीटर की दूरी पर और इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुभाष की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में, जमीन से वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस ऊंचाई पर सुभाष की आंखें अवस्थित हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पहले ही वीडियो में, यानी कि पार्ट फर्स्ट में जो है एक क्वेश्चन कराया था इस टाइप का, उसमें यहाँ पर सुभाष था, बस सुभाष से ज़्यादा डिफरेंस नहीं, डेटा भी आपको सेम दे रखे हैं। अब ये आपके पास मान लीजिए इमारत है, ठीक है, और एक ही रेखा में, यानी कि आधार एक ही रेखास्थ है, और यहाँ पर जो है ये मान लीजिए पेड़ है, ये मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लीजिए सुहास है, ये मान लीजिए सुहास है, ये एक ही रेखा में स्थित है। यहाँ पर जब आप इनको मिलाते हैं तो ये एक ही रेखा में स्थित आपको ये दे रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ही रेखा में स्थित दे रखा है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये इमारत, ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर ये 11.25, ठीक है, और ये पेड़ दे रखा है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर ये पेड़ दे रखा है 3.15, और ये सुभाष दे रखा है, ये सुभाष दे रखा है, और इसकी हाइट आपको दे नहीं रखी है, इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ पर जो है ये इनके बीच की दूरी, पेड़ और सुहास के बीच की दूरी यहाँ पर दे रखी है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। और यहाँ पर इमारत और पेड़ के बीच की दूरी जो है वो आपको यहाँ पर दे रखी है 45 मीटर, ठीक है। तो ये 45 मीटर हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो ये आपके पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। ट्रेपेजियम बन रहा है तो इसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर जो है इनकी हाइट का डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस जो है इनके बीच की दूरी के जो है बीच की दूरी के साथ अनुपात जो है आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये इनके शीर्ष जो है वो एक ही रेखास्थ आपको दे रखे हैं, ठीक है, इसलिए। तो ये आपके पास है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो ये 3.15 इसमें से घटाएंगे तो 8.10 बचेगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास 3.15 में से h माइनस करेंगे। अब इसका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो आपस में बराबर होगा, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 8.10 का 45 के साथ रेशियो और यहाँ पर 3.15 माइनस एच का 7.5 के साथ रेशियो। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर आप ये 0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 9 से काट दीजिए, 9 पंचे 45 हो जाएगा, 9 नमा 81, ठीक है, एक स्थान पर पॉइंट आ जाएगा 0.9। 5 से काटेंगे तो 15 पंचे 75, एक स्थान पर पॉइंट आ जाएगा 1.5। बटे में एक बचा, तिरछा गुणा करा दीजिए, 3.15 माइनस एच इधर आ जाएगा, और ये बराबर के साइड में 15 नमा 135 यानी कि 1.35 आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये h एक साइड प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर ये 1.35 इसमें से घटाएंगे, देखिए 0.35 घटाएंगे तो 2.80 बचेगा, एक और घटा देंगे तो 1.80, जिसे आप 1.8 भी यानी कि 1.8 भी आप इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि थीटा एक न्यून कोण है और कोस थीटा बराबर है तो साइन थीटा बराबर बताना है। देखिए इसमें एक ट्रायंगल बना लीजिए, यानी कि ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो है आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि 39 ये है, 89 ये है। तो ये कैलकुलेट करना है आपको। तो अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, 89 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे 39 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि एक बार करेंगे 89 माइनस 39 और एक बार प्लस करके लिखेंगे 89 और प्लस का 39, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, ये 50 बनेगा, और इसके मल्टीप्लाई में इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये 110 और 18 यानी कि 128 ये बन जाएगा। 128 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 64, यानी कि 50 इंटू में 2 करेंगे तो ये तो अंडर रूट के अंदर 100 बन गया, और इंटू में 64 यानी कि 8 इंटू में 10 यानी कि 80 जो है ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू बतानी थी, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि 80 लंब आया और बटे में कर्ण 89 आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक 12,300 पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए मई के अंदर देखिए मई 31 दिन का होता है, ठीक है। तो इस 22 दिन को भी, ये 22वें दिन को भी साथ में काउंट करना है, यानी कि 31 दिन तक जाएं तो ये 10 दिन हो जाएंगे, प्लस ये प्लस करते जाएंगे, ठीक है। ये मई के बाद जून का अगर देखें तो ये जून के अंदर कितने दिन होते हैं, ये आपके पास 31, ये 30 दिन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है जुलाई के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो ये 31 हो जाएंगे। फिर अगस्त की बात करें तो अगस्त में हमको यहाँ पर 2 अगस्त तक ही जाना है, 2 अगस्त तक ही जाना है, तो 2 दिन ये हो जाएंगे। इन सभी को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 61, 63, 73, यानी कि टोटल 73 डेज टोटल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए 12,300 की राशि थी, इसका ब्याज कैलकुलेट करेंगे हम 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 73 दिन का, दिन में है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से डिवाइड करेंगे। ये PRT डिवाइडेड बाय 100 भी होता है, तो यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे। ये आपको पता होगा कि ये 73 का कितना होता है, 5 गुना होता है, तो ये 5 बार कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 3 36 का 6 आ जाएगा, हासिल आएगी 3 और 12 और 12 144 हो जाएगा, और 144 3 147 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 दूनी का 10। अब देखिए इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखना है, तो ये आपको लगभग 300 के करीब आंसर दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे और आगे के सारे 0 0 कर देंगे, तो ये 300 ही आपके पास आएगा। तो ये थे पूरे 25 के 25 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।